हेडिंग एटॉमिक नंबर, हेडिंग डालना एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक जो एसपीडीएफ का प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी ये टीच करने के पहले ही मैंने दे दिया था स्टार्टिंग में, तुम्हें याद होगा जब मैं नाम लिखवा रहा था ग्रुप वाइज, उसी समय सब प्रॉपर्टीज में बताया था। तो एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। हम देखेंगे सर्च कैसे हुआ था। इसमें लिखना मोस्ले, मोस्ले साइंटिस्ट का नाम है। मोस्ले डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर Mosley discovered the atomic number from X-ray spectra. Mosley discovered the atomic number X-ray spectra of element by bombarding the element with cathode ray and these element emitted respective X-ray. These element emitted respective X-ray of characteristics frequency. Atomic number Z can be related to frequency of X-ray emitted by using root under nu and frequency equal to a z minus b, where a and b are constant. Graph between root under frequency versus z will be a straight line. रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन आता है, स्लोप इक्वल टू ए आता है। तो पहले समझ लो, इसके बाद लिखना, ध्यान देना। एटॉमिक नंबर, तो यहां में वो नहीं पढ़ना है एटॉमिक नंबर जेड को बोलते हैं, वो तो हम जानते ही एटॉमिक नंबर जेड को बोलते हैं, और जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। एक्चुअली में यहाँ पर ये बताया गया है कि मोस्ले ने कैसे डिस्कवर्ड किया है, एटॉमिक नंबर को कैसे निकाला है। तो मोस्ले क्या करता था, मोस्ले डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर फ्रॉम एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे स्पेक्ट्रा से वो एटॉमिक नंबर निकलता था। कैसे, जिस एलिमेंट का निकालना होता था उस एलिमेंट को लेता था और उस पर बम्बार्डिंग यानी उस पर कोलिजन होता था, कोलाइड करवाता था,
बॉम्बार्डिंग द एलिमेंट विथ कैथोड रे, यानी इसके ऊपर कैथोड रे का बॉम्बार्डिंग यानी कोलिजन करवाया जाता था। जब कैथोड रे इसके ऊपर कोलाइड होता था तो ये जो एलिमेंट है ये एक्सरे निकलता था। दिस एलिमेंट इमिटेड रिस्पेक्टिव एक्सरे, तो ये कैथोड रे है। कैथोड रे, कैथोड रे हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। कैथोड रे का जब हम उस एलिमेंट के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराते थे तो उसमें से रिस्पेक्टिव एक्सरे निकलता था, और मोस्ले ने क्या किया, उस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी यानी न्यू, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी मेजर करता था, यानी इस एक्सरे का उन्होंने फ्रीक्वेंसी मेजर करते थे। तो मोस्ले कैसे डिस्कवर कर रहा था, एलिमेंट ले रहा था, एलिमेंट के ऊपर कैथोड रे का कोलिजन करवा रहा था, बॉम्बार्डमेंट करा रहा था, उसके रिस्पेक्टिव में एक्सरे निकल रहा था, एक्सरे का वो न्यू कैलकुलेट कर रहे थे, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे थे। उसके बाद एटॉमिक नंबर जेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एक्सरे इमिटेड बाय यूजिंग, और उन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ है, मोस्ले का इक्वेशन है जिसके द्वारा हम उसका एटॉमिक नंबर निकालते थे। कौन सा इक्वेशन है, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ए और बी कांस्टेंट है और जेड एटॉमिक नंबर है। तो जब ए और बी कांस्टेंट है और जब न्यू मिल जाता था तो जेड निकालना आसानी हो जाता था, क्योंकि ये नोन हो जाता था, ये हम जानते ही थे, तो ये जेड उस एलिमेंट का आसानी से निकल जाता था। तो वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड ग्राफ बिटवीन न्यू वर्सेस जेड, न्यू वर्सेस जेड जो आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे, तो दोनों का ग्राफ ऐसे आता है। बाद में जब एलिमेंट में आओगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे बताएंगे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, उससे ग्राफ कैसे स्ट्रेट लाइन आता है, तो बाद में वो चीज डिस्कस करेंगे हम। तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ए और बी कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर है, और ये फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू पुट करते थे और ए और बी का वैल्यू पुट करते थे और जेड निकल जाता था, और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता था। रूट अंडर फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड, वाई एक्सिस पे रूट अंडर फ्रीक्वेंसी है और जेड एक्स सॉरी एक्स एक्सिस पे जेड है, इसका ग्राफ स्लोप स्ट्रेट लाइन आता है और स्लोप ए आता है, ये स्लोप आता है। ठीक है, तो इस तरह से मोस्ले का इक्वेशन, इसमें क्वेश्चंस क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, एक तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोस्ले का इक्वेशन क्या है जिससे एटॉमिक नंबर निकाला जाता है। तो मोस्ले का जो इक्वेशन है वो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी, एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है पूछेगा कि मोस्ले का जो एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका है उसमें रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और जेड में जो ग्राफ बनाया जाता है वो ग्राफ कैसा आता है, तो ग्राफ हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन आता है, इसको याद रखना। तो दो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। बाद में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल्स मैं आगे करवाऊंगा तुम्हें, इसमें ए और बी का वैल्यू ग्राफ के द्वारा निकाला जाता है, और जेड या तो फ्रीक्वेंसी दे दिया है तो जेड निकालोगे, या जेड दिया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे। तो इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस बनता है, तो न्यूमेरिकल्स बाद में 2 क्वेश्चंस यहां से अच्छे से भी करना। लिख लिए सबने, सबने लिखा क्या, हटा दो, ये ए है, ये ए वाला ए है, स्लोप ए है, स्लोप जानते हो tan थीटा, तो मैं ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूं, डिटेल जाएंगे जब तुम मैथ में स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए क्या, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पढ़े क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सबने पढ़ लिया, सबने पढ़ा क्या, चलो फिर बता देता हूं कि ये ग्राफ कैसे आया होगा।
अगर तुम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ पढ़ लिए तो देखो ये ग्राफ कैसे आएगा, ध्यान दो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाना है और जेड के बीच में बनाना है। हमारा इक्वेशन क्या है, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा जेड ए माइनस ए बी, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखोगे तो ये हमारा है y, दिस वन विल बी y, और ये हमारा, पहले मैं a को लिख दे रहा हूं ए जेड, तो ये हमारा हो गया a एम एक्स, यानी ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा m बोले तो स्लोप, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी प्लस सी, लेकिन यहां पर क्या है माइनस ए बी। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो अब m जो बताएगा वो क्या बताएगा, स्लोप। स्लोप a का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये बताता है y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस ए बी, यानी निगेटिव होगा। यानी लाइन हम यहां से ड्रॉ करेंगे निगेटिव की तरफ से, यहां से, क्योंकि यहां से y क्या होता है, निगेटिव होता है। यहां से ड्रॉ करेंगे और स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए यहां पर ये स्लोप होता है थीटा, और इसी को बोला जाता है tan थीटा इक्वल टू स्लोप, और स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, a आएगा, स्लोप का वैल्यू a आएगा, m, जिसको m बोला जाता है, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू a। तो इसीलिए मैं इसमें लिख दिया था स्लोप इक्वल टू a, ठीक है। y इंटरसेप्ट निगेटिव है और इसका वैल्यू कितना है y इंटरसेप्ट का, ए बी, निगेटिव है तो निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, इंडिकेट हुआ है ओरिजिन से नीचे है। क्या ये कैसे ड्रॉ किया गया, समझ में आया? ओके, ज्यादा इसमें हो नहीं है। दिस वन विल बी y इंटरसेप्ट एम एक्स, स्लोप के बारे में पता लगाना है, स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये स्लोप पॉजिटिव है, अगर ऐसे गया था तो निगेटिव होता है। फिर हम लाइन कहां से स्टार्ट करें, y इंटरसेप्ट बताएगा, तो लाइन स्टार्ट कहां से करें, निगेटिव ए बी, यानी y इंटरसेप्ट निगेटिव है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के निगेटिव से यहां से हम स्ट्रेट लेके चले जाए। स्ट्रेट क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पे फिट हो रहा है। चलो इस पे न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे लास्ट में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि एसपीडीएफ के बारे में प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सब मैं पहले लिखवा दिया हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, ठीक है, कलर दिखाता है, ये सब बात पहले ही मैंने पढ़ा दिया है। अब यहां पर आते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर पर, यानी जो 100 के एबव हैं, जो एलिमेंट अभी सर्च हो रहे हैं, वो हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम उसका देखेंगे। तो क्योंकि हर बार इधर 2 साल नीट में इसका एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, आईपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपैक में भी बोलते हैं, आईपीएससी नोमेनक्लेचर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ फॉर एलिमेंट जेड ग्रेटर देन 100, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर हो। आईयूपैक के नोमेनक्लेचर एलिमेंट फॉर जेड ग्रेटर देन 100, इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री लिख लेते हैं क्या क्या है। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, nomenclature of element, nomenclature of element appointed by
appointed by IUPAC in 1994, approved a nomenclature a scheme as well as also give official name for element after z greater than 100 up to atomic number 104 to 109 discovered by that time. क्या बोल रहा है? ये कब का बात है? ये है 1994 में। 1994 में क्या हुआ कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट अपॉइंटेड बाय IPSC in 1994 approved by nomenclature scheme as well as also given official name, मतलब उसका नाम और एक IPSC नेम दिया उन्होंने फॉर एलिमेंट आफ्टर z ग्रेटर देन 1। उस समय 1994 में केवल 104 to 109 तक ही डिस्कवर था। तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि आगे कोई भी एलिमेंट अगर सर्च होगा तो उसका नाम हम इसी तरह से लिखेंगे। तो नाम के लिए उन्होंने क्या बोला, क्या लिखने के लिए बोला? तो अगर डिजिट के अनुसार से उन्होंने नाम बोला डिजिट, अगर डिजिट 0 है तो उसका हम लैटिन नेम बोलेंगे, मतलब लैटिन नेम बोलेंगे हम नील, और जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे इन। अब मैं एक करके बताता हूं, जैसे वन के लिए हम यूज करेंगे अन, और इसमें यूज करेंगे यू। 2 के लिए यूज करेंगे बाई, और इसमें यूज करेंगे हम बी। 3 के लिए हम यूज करेंगे ट्राई, और हम इसको सिंबल में लिखेंगे टी। 4 के लिए यूज करेंगे हम क्वाड, और हम सिंबल में लिखेंगे क्यू। 5 के लिए हम यूज करेंगे पेंट, और इसको लिखेंगे हम पी। 6 के लिए यूज करेंगे हेक्स, और इसको लिखेंगे एच। 7 के लिए यूज करेंगे सेप्ट, और इसके लिए यूज करेंगे एस। 8 के लिए यूज करेंगे ऑक्ट, और इसको यूज कर लिखेंगे ओ। 9 के लिए हम लिखेंगे इन, और इसको हम लिखेंगे। तो 9 के लिए हम लिखेंगे इन। अब देखो हम नाम कैसे लिख रहे हैं। जैसे मान लो हमें 101 का नाम लिखना है, तो देखो कैसे नाम लिखेंगे। 1 का नाम क्या होगा? 1 का नाम होगा अन, ध्यान देना इधर पहले अन। 0 का नाम क्या होगा? नील, अन नील। फिर 1 आया तो 1 का नाम क्या होगा? अन नील अन, और लास्ट में सफिक्स के तौर पे इयम जोड़ेंगे प्लस IUM, यानी सफिक्स के तौर पे हर बार इयम जुड़ेगा। सफिक्स के तौर पे सारे में सफिक्स के तौर पे इयम जुड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा अन। 1 के लिए अन,
नील, अन नील, फिर अन इयम। और इसको अगर सिंबल में लिखना होगा तो हम लिखेंगे यू, इसका एक वर्ड पहला वाला, इसका एन और इसका यू, यू एन यू, इसका सिंबल हो जाएगा। यानी 101 का ये नोमेनक्लेचर हुआ, मतलब ये नाम आईपीएससी ने बोला, इसका ऑफिशियल भी नाम होगा। बरोबर है क्या? ये नोमेनक्लेचर है और इसका ऑफिशियल भी नाम होगा। तो लास्ट में हम कैसे 101 को लिखेंगे? 101 को लिखेंगे, 1 को अन लिखेंगे, अन, फिर 0 है, 0 को क्या लिखेंगे? नील, फिर 1 है, 1 को क्या लिखेंगे? अन, और लास्ट में सफिक्स के तौर पे क्या लगा देंगे? इयम। इसका नाम हो जाएगा अन नील अन इयम। तो दिस वन इज ए नेम ऑफ नोमेनक्लेचर नेम, आईपीएससी नोमेनक्लेचर हुआ ये ऑफिशियल नेम नहीं है। दिस वन इज ए नोमेनक्लेचर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो ये आपको याद रखना होगा, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, और इसका सिंबल में आप एन पहला वाला वर्ड लिखोगे, क्वाड के लिए क्यू, 5th के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन, 10 के लिए नहीं होगा क्योंकि 1 और 0 हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ आईपीएससी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो उन्होंने 101 से आगे तक का, इसके ऊपर हर बार नीट में क्वेश्चन आ रहा है हर साल इसके ऊपर। अब देखो यहां पर ध्यान देना, 101, तो 101 से लेके और 101 से लेके 111 तक इसका आईपीएससी नेम भी है और जो इसका ऑफिशियल नेम भी है, लेकिन आगे उसके आगे अभी ऑफिशियल नेम नहीं आया हुआ है। 101 का नाम क्या हो जाएगा? अन, 0 के लिए नील, अन नील अन नियम, लास्ट में क्या लगा देंगे? IUM। सफिक्स क्या होगा? अन नील अन, UNU, और इसका ऑफिशियल नेम जो है वो है अभी के टाइम में मेंडेलिवियम। मेंडेलिवियम, जिसको हम सिंबल में लिखेंगे MD, मेंडेलिवियम। तो चलो लिख के बताओ 102 का नाम, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113 सबका नाम लिखो तुम लोग। 114, 15, 16, 17, 18, जो 118 एलिमेंट का सर्च हो चुका है, तो जल्दी से लिख के बताओ। और ऑफिशियल नेम मैं लिख दे रहा हूं, 101 to 118 तक लिख लो नोटबुक में। अभी नोटबुक में लिखो, नोटबुक में। ये ऑफिशियल नेम मत लिखना, ये मैं लिखवाऊंगा। ये वाला नोमेनक्लेचर वाला नाम लिखना। 102 का क्या हो जाएगा? सफिक्स हर बार ईएम जोड़ना है, सफिक्स ईएम ही रहेगा हर बार। 102 का क्या हो जाएगा? अन, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, अन नील बाई, और लास्ट में क्या जोड़ देना है? ईएम।
तो 2 बार आई नहीं आएगा, यूएम। अनिलडियम, 2 बार आई नहीं लिखना है। और इसका सिंबल कैसे लिखेंगे? अनिलडियम, सिंबल हो जाएगा UND। इसका नाम क्या होगा? अनिलट्रियम, TRI। अब लास्ट में केवल ईएम लगाना है, तो 2 आई नहीं लगाना है। सिंबल क्या हो जाएगा? अनिलटियम, UNT। इसका नाम क्या हो जाएगा? अनिल क्वाड, क्वाडियम, IUM, क्वाडियम, अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम, UNQ। अनिल 5 के लिए हो जाएगा पेंट, पेंटियम, अनिल पेंटियम, UNP, UNP। अनिल 6 के लिए हो जाएगा हेक्सियम, सिंबल क्या हो जाएगा? UNH, UNH। 7 के लिए क्या हो जाएगा? अनिल सेप्टियम, सिंबल क्या हो जाएगा? UNS। 8 के लिए क्या हो जाएगा? अनिल, 8 के लिए ऑक्टियम, सिंबल हो जाएगा UNO, UNO। 9 के लिए क्या हो जाएगा? अनिल, 9 के लिए हो जाएगा इनियम, सफिक्स के तौर पर लग जाएगा इयम, UNE, UNE। पारस्पाटिल, क्वाडियम, पेंटियम, ठीक है। अरिज 102, बाकी लिख लो सारे, आसान है ना। अच्छा, ऑफिशियल नेम के बारे में मैं बता रहा हूं, अभी लिखो। ऑफिशियल नेम तुम्हें वो मिला है ना मटेरियल, उसमें लिखा हुआ है, सबके पास मटेरियल में लिखा हुआ है। मेंडेलिवियम 102 का नोबिलियम 111 तक ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आईपीएससी नेम ये वाला याद रखना। ये सब लिख लिए होगे। यहां से फिर कैसे लिखना है? 110 के लिए क्या लिखोगे? अन, अन, और 0 के लिए नील, अन, अन, नील, लियम। 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, यहां 10 के लिए नील, और लास्ट में ईएम लगा देना। 111 के लिए क्या लिखोगे? अन, अन, अनईयम, अन, अन, अनईयम। 112 के लिए क्या लिखोगे? अन, अन, और 2 के लिए बाईयम। तो आईपीएससी नेम और उसका जो ऑफिशियल नेम है वो भी लिख लेना। उसके बाद हमें है इसमें पढ़ना एसपीडीएफ के बारे में, वो सब मैं ऑलरेडी पढ़ाया हुआ हूं। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा तुम्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि एसपीडीएफ के बारे में कौन चाल्कोजेन है, कौन पिनकोजेन है, कौन हेलोजन है, कौन इनर्ट गैस है, ये सब ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं। तो नाउ विल स्टार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक बार जो तुम्हें
मटेरियल मिला है उसके लाइन बाय लाइन पढ़ना। इज दिस राइट? हाँ राइट है। तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है क्या? ये सिंबल लिखा रहता है, देखते होगे UNH ये सिंबल लिखा रहता है। 110 के लिए क्या है? UNN, यू अन 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 नियम, नील नियम, तो UN लिखा होगा 110 के लिए। UH किसके लिए लिखा हुआ है आदित्य? UH किसके लिए लिखा है? इसके लिए लिखा होगा, 7 के लिए लिखा होगा। नहीं, UH यानी अन H हेप्टियम के लिए आता है, हेक्सियम के लिए 116 क्या आएगा। इस बार नीट में मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, ऐसी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, 114 या 116 का नाम लिखना था, सिंपल क्वेश्चन था, नीट में आया हुआ है। 114 या 116 का इस साल का ही क्वेश्चन आया था, मतलब जो अभी नीट पिछले साल हुआ था। तो नेक्स्ट तुम्हें क्या करना होगा, नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में जो तुम्हें मटेरियल मिला है उसके SPDF के बारे में सब लिख के दिया हुआ है, ऑलरेडी टीच किया हुआ है, तो सारा पॉइंट आउट तुम उसमें रीड करना, और जो पॉइंट्स नहीं समझ में आएगा वो नेक्स्ट क्लास में, मतलब वो तुम्हारे नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा। जो तुम्हें पॉइंट्स नहीं आएंगे वो मेरे को बता देना, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट्स रह गए। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे पीरियोडिक, हाउ टू रिमूव जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ही बता दे रहा हूं। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस और उसका कंपेयर करना, आयोनाइजेशन एनर्जी उसका कंपेयर करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका कंपेयर करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका कंपेयर करना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसका कंपेयर करना, तो वो मेन सिखाएंगे, वही मेन आता है। अभी मैं तुम लोग को बता दे रहा हूं कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने उस समय तुम्हें याद है लिखवा दिया था, क्योंकि उस समय कॉन्फ़िगरेशन पूरा बताया नहीं था। तो देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको याद करने की तुम्हें कोई नीड नहीं है, ऐसा नहीं कि याद करने लग जाना। ग्रुप नंबर 1 से मैं बता रहा हूं, ग्रुप नंबर 1 से कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। हलीना के रब से फरियाद, तुम अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो 1s1 आएगा, 1s2 2s1 आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 आएगा। इसका लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 4s1 आएगा। इसका लिखोगे 5s1 आएगा। इसका लिखोगे 6s1 आएगा। इसका लिखोगे 7s1 आएगा। तो इसका सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तुम्हें सोचना है, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचना है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है। लास्ट कहने का मतलब ये नहीं सब में लास्ट ही सोचना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है। तो देखो तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि यहां पर लास्ट में सब में क्या आ रहा है, S1 आ रहा है, S1 आ रहा है सब में, S1 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 S1। क्या चेंज हो रहा है? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर चेंज हो रहा है। तो इस नंबर के बदले मैं N लिख दूं तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS1, जहां पर तुम N का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो। अगर N का वैल्यू तुम 1 पुट करोगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर तुम N का वैल्यू 2 पुट करोगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। बाकी कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। महाथी, इट इज क्लियर। H लीना के रब से फरियाद ग्रुप, हाँ हलीना। अगर यहाँ पर 2 पुट करोगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, बाकी कॉन्फ़िगरेशन से मतलब नहीं है। 3 पुट करोगे, S1 बाकी किसी का नहीं होता है,
ये नहीं सोचना कि S1 बाकी का होगा तो क्या होगा, 3S1 बाकी का मैच नहीं करेगा, ये यूनिक है, इसका वैलेंसी 1 है तो इसका यूनिक है, ये किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। ये 3 पुट करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 पुट करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 पुट करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 पुट करेंगे तो इसको करेगा, 7 पुट करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। बात क्लियर हो गया? चलो ग्रुप नंबर 2 के लिए बता दे रहा हूं, फिर कल आगे बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी याद आ गया कि कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोला था मैं कि आगे जब पढ़ा लूंगा तब बताऊंगा। तो ग्रुप नंबर 2 के बारे में बता दे रहा हूं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब ध्यान देना, बेटा मांगे कार स्कूटर, तुम अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे 1:2 2:2 आता है, 1:2 2:2 2p6 3:2 आता है। तुम जाके वहां देखोगे, जहां कॉन्फ़िगरेशन निकाल हो वहां पर जाके चेक करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। लास्ट में तुम देखोगे सब में ये आता है, लास्ट में इसका वैलेंसी 2 है, तो लास्ट में 2:2 3:2 4:2, तो S2 आ रहा है, नंबर केवल चेंज हो रहा है 2 3 4 5 6, तो यहां L लिख देंगे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ में आया? जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक के एलिमेंट को हम एक ही कॉन्फ़िगरेशन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक के एलिमेंट को हम एक रेंज में डिफाइन कर दे रहे हैं। हम अलग अलग नहीं डिफाइन करके एक नंबर से डिफाइन कर दे रहे हैं, मतलब एक इस तरह के नंबर से बता दे रहे हैं और बता दे रहे हैं कि ग्रुप नंबर 2 में इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। लास्ट वाला जो लास्ट वाला वैलेंसी वाला, उसके पहले वाला रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग ये हुआ कि जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका रिप्रेजेंटेशन उस ग्रुप में सारे को मिला के एक ही बार में रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, हाउ टू रिप्रेजेंट। तो हमें समझ में आया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन H2 आ रहा है, तो उसके पहले वाला नहीं लेना है क्या? नहीं, उसके पहले वाला नहीं लेना है आपको, और केवल n चेंज हो रहा है, तो n का अगर बदले में हम 2 पुट करेंगे इसको रिप्रेजेंट कर देगा, n 7 पुट करेंगे इसको रिप्रेजेंट कर देगा, एक रेंज बन गया। अब मैं तुम्हें P वाला एक बता दे रहा हूं, तुम लोग घर पे उसको ट्राई करना, बाकी P वाला का, फिर D वाला मैं बताऊंगा, F वाला मैं बताऊंगा, ठीक है? P वाला मैं एक बता दे रहा हूं, बोरॉन फैमिली वाला, बाकी P वाला तुम निकालोगे। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन 1:2 2:2 2p1, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p1। अब मुझे बताओ यहां और यहां, इसमें लास्ट में तुम क्या पकड़ोगे? तुम बताओ जल्दी से। लास्ट में जैसे यहां H2 पकड़ रहे थे, तो इसके लास्ट में क्या पकड़ोगे तुम? क्या पकड़ेंगे? 3p1। अब एक चीज तुम यहां मिस कर गए, 3p1 तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, यहां पर 2 भी पकड़ेंगे। ऐसा एस में नहीं देखने को मिल रहा था, बिल्कुल सही है जिक्सा का। यहां पर क्योंकि वैलेंसी इसका क्या होता है? 3 होता है ना, बोरॉन फैमिली का वैलेंसी क्या होता है? 3। तो तुम क्यों लास्ट वाला देख रहे हो? ये दोनों पकड़ेंगे, सोच लो क्यों? इसका वैलेंसी दोनों को मिला के 3 हुआ है, समझ में आया क्या? दोनों को पकड़ेंगे, ऐसा एस में नहीं हुआ करता है, इसमें दोनों पकड़ेंगे। वैलेंसी 3 है ना, वैलेंसी तुम 1 केवल बता रहे हो, 2p1 1 होता है क्या इसका वैलेंसी? नहीं, इसका वैलेंसी क्या होता है? 3 होता है, इसीलिए दोनों को पकड़ेंगे हम। तो अब मुझे बताओ इसके लास्ट में क्या आएगा? 4:2 4p1 आएगा। इसके लास्ट में क्या आएगा? 5:2 और 5p1 आएगा। तो अब मैं क्या मुझे कॉमन दिखा इसमें लिखने में? तो कॉमन दिख रहा है कि H2 आ रहा है और P1 आ रहा है, H2 आ रहा है P1 आ रहा है, बस नंबर चेंज हो रहा है। और 2 2 आ रहा है तो 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, 6 6 आएगा। तो दोनों जगह मैं क्या लिख दूंगा? n, यानी NH2 NP1, जहां n बिलोंग करेगा 2 3 4
5, 6, 7 यानी सेकेंड पीरियड से लेके 7 पीरियड तक। तो अगर 2 पुट करोगे तो इसको रिप्रेजेंट कर देगा, 3 पुट करोगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 पुट करोगे इसको रिप्रेजेंट कर देगा। तो तुम P वाला सारा ग्रुप का निकाल लेना, और इनर्ट गैस का निकालते समय ये चीज ध्यान रखना कि हीलियम को मत कंसीडर करना, नियॉन से कंसीडर करना। हीलियम को मत कंसीडर करना, नियॉन से कंसीडर करना। तो तुम P वाला एक बार करोगे, फिर मैं दोबारा बताऊंगा कल, तो D और F वाला मैं बताऊंगा, P वाला ही बताऊंगा, बट एक बार घर पे ट्राई करना, ओके। और होमवर्क के तौर पे तुम्हें जो मटेरियल मिला है उसका लेवल 1 जहां तक टीच कर दिया हूं, यानी मॉडर्न पीरियड टेबल तक तुम्हें बनाना है। अभी क्वेश्चन मटेरियल कल मैं लेके आता हूं, तो उसका लेवल 1 का तुम्हें जहां तक पढ़ा दिया हो उसका क्वेश्चन बनाना है, और उसको अंडरलाइन करना। सेंड मी पीडीएफ। सुहा, तुम्हें पीडीएफ वगैरह सब भेज दिया गया है, एक बार मैडम से बोलो, पाटिल मैडम से।